नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल एडिशन और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। स्पेशल एडिशन में आज बात होगी किसान आंदोलन की। कोरोना महामारी में धीमे पड़े किसान आंदोलन में एक बार फिर से हलचल देखने को मिल रही है। दिल्ली के बॉर्डर पर अपने हक की लड़ाई के लिए डटे किसान अब आंदोलन के नए सिरे से धार देने की तैयारी में जुटे हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने तीनों कृषि कानूनों पर बातचीत के लिए पीएम मोदी को पत्र लिखा। पत्र में सरकार को अहंकार छोड़ने की नसीहत दी गई है। साथ ही कहा गया है कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होते आंदोलन जारी रहेगा। किसानों ने खत में 2 टूक लिखा कि कोरोना महामारी की चिंता हमें भी है, लेकिन मसला किसानों की जिंदगी और मौत का है और आने वाली पीढ़ियों का भी। लिहाजा विवादित कानूनों के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। किसानों ने आंदोलन को वर्चुअली तेज करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। सोशल मीडिया के जरिए अब देश के किसानों को जोड़ा जाएगा और रोज नए मुद्दों के साथ लाइव बहस होगी। सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। किसानों ने 26 मई को काला दिवस मनाने का भी ऐलान किया है। सवाल यह है कि कोरोना महामारी में सुस्त पड़ा किसान आंदोलन क्या फिर से पूरी ताकत के साथ खड़ा हो पाएगा? क्या किसान सरकार पर दबाव बना पाएंगे? क्या सोशल मीडिया पर किसानों की रणनीति आक्रामक होगी? बड़ा सवाल यह भी है कि सरकार किसानों की बात कितनी सुनेगी, क्योंकि सरकार भी तीनों कृषि कानूनों को लेकर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। किसान आंदोलन की क्या होगी दशा और दिशा, करेंगे पड़ताल, लेकिन उससे पहले नजर डाली इस रिपोर्ट पर। कोरोना काल में फिर जागे किसान। कृषि कानूनों को लेकर आर पार बातचीत के लिए पीएम मोदी को खत। आंदोलन को बताया जीवन मृत्यु का संघर्ष। तो क्या फिर तेज होगा किसान आंदोलन? पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, लेकिन किसानों का एक बड़ा तबका अपने हक के लिए अड़ा है, डटा है। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसानों ने एक बार फिर सरकार से बातचीत शुरू करने को कहा है। इसके लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है, सरकार अहंकार छोड़े और बात करे। हम नहीं चाहते कि कोई भी महामारी की चपेट में आए, लेकिन किसान संघर्ष नहीं छोड़ सकते। ये जीवन और मृत्यु का मामला है, आने वाली पीढ़ियों का भी सवाल है। पत्र में किसानों ने यह भी साफ कर दिया है कि वे तीनों कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग पर कायम है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 मई को काला दिवस के रूप में मनाने का ऐलान भी कर दिया है। किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल ने कृषि कानूनों के विरोध में 26 मई को अपने घरों, गाड़ियों और दुकानों पर काले झंडे लगाने की अपील की है। संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया है कि 26 मई के दिन, जब इस आंदोलन को 6 महीने होने वाले हैं, उस दिन सारे देश में हर शहरी, किसान, मजदूर, कारखानेदार, दुकानदार, हर काम करने वाला अपने घर पे, अपने व्हीकल्स पे, जो भी उसके पास साधन है, सबके ऊपर काले झंडे लगा के प्रोटेस्ट दर्ज करवाएंगे। और 12 बजे से पहले पहले हर मोहल्ले में और हर गांव में इकट्ठे होके मोदी जी का पुतला फूंका जाएगा, ताकि उनको मजबूर किया जा सके नेगोशिएटिंग टेबल पे आने के लिए। आंदोलन को रफ्तार देने के लिए किसान अपनी लड़ाई वर्चुअल करने की तैयारी में भी हैं। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत का कहना है कि देश का किसान रोज के आंदोलन का हिस्सा कैसे बने, इसके लिए ठोस योजना बनाई जा रही है। किसान यहाँ से जाएगा नहीं कहीं भी जब तक कानून वापसी नहीं होंगे, एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, भारत सरकार इन सब मसलों पर बातचीत नहीं करेगी, किसान कहीं नहीं जाएगा। कोरोना का रास्ता, बीमारी का रास्ता अस्पताल जाता है, किसान का रास्ता पार्लियामेंट जाता है। दोनों के रास्ते अलग अलग है। भारतीय किसान यूनियन के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने भी सोशल मीडिया पर लड़ाई तेज करने की बात कही है। मलिक के मुताबिक पूरी प्लानिंग के साथ कुछ टॉपिक तय किए जाएंगे और सोशल मीडिया पर लाइव बहस होगी। दरअसल केंद्र सरकार की एक आंतरिक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना के मामले में बढ़ोतरी की एक वजह किसानों का प्रदर्शन भी हो सकता है। किसान नेताओं ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के कई गांवों में यात्रा की है। ये किसान जब अपने गांव में वापस लौटे तो वहां महामारी को लेकर आए। हालांकि किसान नेता इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। वहीं किसान आंदोलन के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। सरकार और किसान नेताओं के बीच आखिरी बार 22 जनवरी को बातचीत हुई थी। केंद्र सरकार ने तीनों कानूनों को 1.5 साल तक स्थगित करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे किसानों ने खारिज कर दिया था। देखना होगा कि कोरोना महामारी में किसान कैसे अपने आंदोलन को नई धार देते हैं। आंदोलन तेज होता है या फिर ऐसे ही रस्म अदायगी भर
साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, कोरोना के साए में किसान आंदोलन की जो रफ्तार थी वो थोड़ी धीमी पड़ गई थी और जो शोर था वो भी धीमा पड़ता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन एक बार फिर से इस आंदोलन को धार देने के लिए किसानों ने बाकायदा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा और खत में लिखा है कि सरकार अपना अहंकारी रवैया छोड़ दे। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इस कोरोना समय में किसान अपने आंदोलन को धार दे पाएंगे? क्या एक बार फिर से बातचीत की टेबल पर सरकार और किसान आमने सामने होंगे? मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बताते डॉक्टर विजय खेरा हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। राजवीर सिंह हैं जो कि प्रेसिडेंट है यूपी बीकेयू के, वो भी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर अमन अग्रवाल हैं जो कि अर्थशास्त्री हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और एनके शुक्ला, ऑल इंडिया किसान संगठन, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले डॉक्टर विजय खेरा जी, किसानों का कहना यह है कि देखिए हमने चिट्ठी लिखी है और सीधे सीधे उनका कहना यह है कि जो सरकार है वो अपना अहंकारी रवैया छोड़ दे। क्यों अहंकार में है सरकार? सरकार अगर अहंकार में होती तो एक दर्जनवार इनके साथ बैठक नहीं होती। सरकार अगर अहंकार में होती जरा सी भी कभी, तो इनको बार बार बुला के झुक के बात नहीं करती। लेकिन सवाल यहाँ नहीं है, सवाल ये समाधान के लिए नहीं बैठे ये लोग बैठे राजनीति करने के लिए। हिंदुस्तान में इतना किसान है और गरीब किसान सबसे अधिक है, मझोला किसान सबसे अधिक है, उनका दर्द है सरकार को। इसलिए सरकार 700 करोड़ रुपया मुफ्त पानी में, 100 करोड़ रुपया किसान विकास के लिए, कृषक योजनाओं के लिए 600 करोड़ रुपया, फसल ऋण के लिए 400 करोड़ रुपया, ऐसे थोड़ी ना दे रही सरकार। सोलर के लिए अलग, सोलर पंप के लिए अलग, नहर परियोजनाओं के लिए अलग, ये सब होती है। इसके अलावा किसान के लिए निधि, उन लोगों के लिए जो गरीब किसान है वो अलग जा रही है उनके खाते में। एमएसपी 1.5 गुना दे दी है, जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट दबा के रखी थी कांग्रेस सरकार ने इतने सालों, हमने शुरू कर दी उसको भी। अभी आपने देखा होगा तुरंत में ही जैसे यूरिया का दिक्कत आई तो यूरिया के ऊपर 140% सब्सिडी दे दी। जबकि हम आपको याद दिलाएं, पचमढ़ी सम्मेलन में मनमोहन सिंह ने सब्सिडी का विरोध किया था कांग्रेस में। हम अभी याद दिला रहे, मैं था उस सम्मेलन में, इनने विरोध किया था और अर्जुन सिंह ने उसको रोका था, नहीं सब्सिडी जारी रहेगी। तो ये तो इन लोगों की सोच है। अब बताइए आप, 140% सब्सिडी दे दी। अब सवाल आता है, इनने पत्र जो लिखा है वो पत्र दिल में कालापन रख के लिखा है। ये फिर से लिख रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी नहीं करें तब तक धरना नहीं उठेगा। तो पत्र किस चीज के लिए? अब किसको बेवकूफ बनाना चाहते हैं? गरीब किसानों को बेवकूफ बना के अपने साथ लाना चाहते हैं। मझोले किसान जो बेचारे कर्ज से दबे हजार सैकड़ों साल से, जब उनकी भलाई का वक्त आया है आप उनको दबाने के लिए इस तरह गुमराह कर रहे हैं। इस पत्र का मतलब बता दीजिए आप, मैं आपसे पूछता हूँ, आप इनसे पूछिएगा, इस पत्र का मतलब बता दीजिए। जब आप ये कह रहे हैं जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी हम उठेंगे नहीं, तो बात खत्म हो गई। और सरकार कह रही है हमसे क्लॉज वाइज आप बात करिए, आपके जिस पे अड़चन है हम तैयार है और आपके 7-8 क्लॉज हमने मान भी लिए हैं। जहाँ आपको इतराज है उस पर बात करो। आप कह रहे कानून वापस ले लीजिएगा, पहले बता चुके कानून वापस नहीं लिया जा सकता है सिर्फ आप लोगों की जिद के कारण, क्योंकि 90% किसान इस देश का चाहता है कि कानून हो, ये कानून बने। एक गरीब किसान चाहता है, जो बड़े किसान है उनको तकलीफ है, तो उनकी तकलीफें दूर करने के लिए रोज आपसे बात करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन अभी आप कह रहे हैं कोरोना में जब से आपके हाथ जोड़े थे बच्चों को उठा ले जाइए, टेस्ट करा लीजिए, आप मानते नहीं। वैक्सीनेशन लगवा लीजिए, आप मानते नहीं। उल्टा प्रचार करते हैं, वहाँ गए हम वही लगाना चाहते थे तो आपने माना नहीं। अब बेचारे किसानों की इतनी दुखद मृत्यु हुई है घर जाके कोरोना से, अमृतसर में हुई, तरन तारण में हुई, फरीदकोट में हुई, कहाँ नहीं हुई है, तो इनको उसकी चिंता नहीं है। सरकार को तो है चिंता। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 1.5 साल के लिए रोक लो, और सरकार कह रही हमने रोक लिया, तो उसको क्या जिद पड़ी हुई है? कल 6 महीने बाद आइए ना, 8 महीने बाद आइए ना। कौन धरना रोक रहा है? कौन जगह रोक रही है? अगर किसान आपके साथ है, आपको दर्द है, तो 1 साल तो हमने बंद कर ही दिया ना। 1 साल हमें कोरोना से निपटने दीजिए, लोगों की जान बचाने दीजिए, किसानों को मरने मत दीजिएगा। क्यों उनको झोंक रहे हैं आप यहाँ पर? हम मान तो गए आपकी बात, 1 साल के बाद हमसे बात कर लीजिए, कौन लागू कर रहा है? ठीक है राजवीर सिंह जी, आप किस बात की जिद हुई है? ठीक है राजवीर सिंह जी, इसके बेवकूफ बना रहे लोगों को। ठीक है राजवीर सिंह जी, क्या मतलब है इस खत का जो कि आपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है? क्या मांगे की है आपने? और उसके साथ साथ आपने कहा, अपने पत्र में लिखा है कि जो सरकार है वो अहंकारी है। भाई बातचीत के लिए तो वो आपके साथ कई बार आए टेबल पर, आपको बाकायदा न्योता भी दिया, बातचीत भी हुई है, फिर किस लहजे से आपने कहा कि सरकार अहंकारी है? राजवीर सिंह जी, आवाज मिल रही है आपको? राजवीर सिंह तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। एनके शुक्ला जी,
ऑल इंडिया किसान संगठन से जुड़े हुए हैं आप, और उसके साथ साथ खत भी बाकायदा किसानों की तरफ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा गया। खत में कहा गया कि अहंकारी सरकार है। बातचीत के लिए तो कई बार आपको टेबल पर बुलाया गया, बातचीत हुई भी, फिर किस लिहाज से अहंकारी? 22 जनवरी के बाद तो कोई बातचीत नहीं हुई। लास्ट बातचीत हुई है 22 जनवरी। कितने महीने हो गए? 4 महीने हो गए। और 22 जनवरी से बैठे हुए हैं लोग दिल्ली के दरवाजे पर, और सरकार को फुर्सत नहीं है कि बुला करके फिर हम किसानों से बातचीत करें। अहंकारी का मतलब यही होता है कि लोग आपके दरवाजे पर बैठे हैं और आप एक रोज 2 घंटा 1 घंटा इसका समय आप निकालने के लिए तैयार नहीं है। जो पत्र हम लोगों ने लिखा है उसमें हमारी मांग यही है कि जो हमारा मांग है उसको हमने रिपीट किया है, दोहराया है कि तीनों जो कृषि कानून है उसको वापस लिया जाए और एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए और इस पर चर्चा हो, बातचीत होगी। जो हमारा डिमांड है उस पर बातचीत तो होगी। क्या रास्ता निकल सकता है? सरकार बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार चाहती है कि आप सरेंडर कर दीजिए, आप कुछ नहीं बोलिए, आप घर चले जाइए। सरकार को अधिकार है कि कोरोना में ये तीनों कानून ले आए, किससे पूछ कर लाए, किसकी इजाजत से लाए। तो कॉरपोरेट के पक्ष में आपदा में अवसर कॉरपोरेट को देने के लिए कोरोना काल में ये कानून ले आए, जबरदस्ती पार्लियामेंट से पास कराया और आज बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो अहंकार और अहंकारी किसको कहा जाता है? जो अन्नदाता है उससे बात नहीं करेंगे, जो देश को बचा रहे हैं। 5 किलो अनाज या 10 किलो अनाज जो आप गरीबों को देने की बात करते हैं, उसको किसने पैदा किया है? अनाज कारखाना से नहीं आता, अनाज अमृत होता है, किसान पैदा करता है। इस कोरोना में जब सब लोग घर में हैं, किसान खेत में है, धूप में बारिश में उसको काम करना पड़ता है। आप उसके साथ व्यवहार ऐसा कर रहे हैं तो उसको अहंकारी नहीं कहा जाएगा, तो आपको क्या कहा जाए? ठीक है। राजवीर जी, तक आप तक मेरी आवाज आ रही है क्या? मिल रही है आपको आवाज? ठीक है, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। प्रोफेसर अमन अग्रवाल जी, अभी जिस तरीके से कहा एनके शुक्ला ने कि देखिए जो अर्थव्यवस्था है, खासतौर पे जो किसान हैं उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो लगातार खराब होती जा रही है, लेकिन इस आंदोलन के चलते क्या कोई विकल्प निकलकर सामने आएगा या ये मानकर चला जाए कि इस आरोप प्रत्यारोप का दौर ही लगातार जारी रहेगा? देखिए जी, पहली बात तो जो ये कहना है कि इस कानूनों से सुधार नहीं होगा। अगर इसको लेके चलें कि किसानों का सुधार हो रहा है तो 70 सालों में इतने सारे किसान साल प्रति साल क्यों मर रहे हैं? जो सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया था और अनगिनत डिबेटें हुई हैं पिछले 30-40 सालों में कि 10 रुपए की पैदावार मार्केट में आके 100, 150, 200 रुपए की मिलती है और किसान का जो किसान है उसको नहीं मिल पाता है, जो काम करता है उसको नहीं मिल पाता है और जो बिचौलिया होता है वो खा जाता है। तो ये सारे किसान भाई मेरे जो इस समय नेता लग के बैठे हैं, ये क्यों नहीं देखे 30 साल में कि वो जो 100, 200, 300 रुपया किसान को नहीं मिल रहा था और एक मार्केट उपभोक्ता आप या मैं जब मार्केट में खरीदने जाते थे तो वही चीज 300, 400, 500 गुने होती थी, तो वो पैसा किसानों को क्यों दिया जाए? अलग अलग सरकारों ने कहा अगर पिछला सिस्टम ठीक चल रहा था, अच्छा चल रहा था, तो फिर उसमें बदलाव की जरूरत ही नहीं थी। किसान अगर खुश था तो आत्महत्या क्यों कर रहा था बार साल प्रति साल? उसके अंदर जरूरत थी, इसीलिए सरकार ने देखा कि किस तरीके से मार्केट मैकेनिज्म लाया जाए और इस पे को लाके लगाया जाए कि एक किसान अगर जमींदारों की वजह से या कुछ हितों की वजह से अपना सामान नहीं बेच पाता है या वह एक जगह पे मंडी में नहीं बेचना चाहता है, तो उसको ये राइट होना चाहिए, उसके पास ये हक होना चाहिए कि वो कहीं और मंडी में जाके, किसी और मंडी में जाके या किसी उद्योगपति को या किसान को बेच सके वो सामान और उसका मुनाफा वो कमा सके। पहली चीज। दूसरी चीज, जहां तक ये बैठने की बात है, देखिए आपको और हमको सबको पता है कि इस समय सरकार के सामने पिछले 2-3 महीने में क्या हालात रहे हैं। करीबन फरवरी मिड से लेके अब तक जो है कि जो सरकार की हालत रही है, चाहे वो ऑक्सीजन के कनेक्शन में हो, कोविड के कनेक्शन में हो, उसको कोई भी मालाना हक से काम नहीं चल रहा है सरकार में। सिर्फ एक ही काम चल रहा है, किस तरीके से आम आदमी तक राहत पहुंचाई जा सके, जो हेल्थ फैसिलिटीज में क्षमता नहीं है उनको पूरा किया जा सके, बेड्स की क्षमता पूरी। हर रोज इवन अब तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी आ गए हैं जो निर्देश दे रहे हैं दिन प्रतिदिन
कि अलग अलग राष्ट्रीय सरकारें और देश की सरकार काम करे, तो ये तो सबके सामने है। और उसमें भी अगर किसान भाई इस चीज को, छोटी सी बात को नहीं समझ रहे हैं और अड़े बैठे हैं कि उसको ना देख के उनको देखा जाए, मेरे विचार में ठीक नहीं है। जहां तक अर्थशास्त्र की बात है, अलग अलग मार्केट्स में देखा गया विश्व के अंदर, जहां पे भी मार्केट मैकेनिज्म इस तरीका का लगाया गया है वहां पे बढ़ोतरी हुई है। और जहां तक मार्केट की बात है, 1990 के दशक में ये कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स के थ्रू और एमसीडीएस के थ्रू लागू हो चुके थे। तो उस समय भी जो बड़े निवेशक हैं, जो किसान होते हैं, बड़े किसान हैं, वो अपने पैदावार को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में और हिंदुस्तान के अलग अलग प्रांतों में जाके बेच सकते थे। एक छोटे किसान के पास व्यवसाय नहीं था, पर बड़े किसान के पास व्यवसाय था कि वो फ्यूचर ट्रेडिंग के थ्रू, ये जो कमोडिटी मार्केट होती है इनके थ्रू अलग अलग क्षेत्रों में जाके बेच सके। ठीक है, यानी कि वो मालिकाना हक एक किसान को दिया जा रहा है, तो सबको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? ठीक है, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अगर देखा जाए तो कृषि कानून पूरी तरीके से किसानों के फायदे की चीज है और इसे लागू होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा पूरी तरीके से, बट ज्यादातर जो चीजें उसमें प्रावधान है वो ठीक है। कुछ चीजें बैठ के सरकार ने भी कहा है कि कुछ चीजें हम करें, जैसे एमएसपी की बात की गई, शुरू में नहीं था और उन्होंने कहा कि हम एमएसपी को लागू करेंगे, हम उससे नहीं हट रहे हैं। अलग अलग डिक्लेरेशन उसके ऊपर माना जाए, ठीक किया जाए। जो कुछ चीजें ऐसी हैं जहाँ पे किसान भाई कर सकते हैं उसको करें, पर आप ये कहें कि बिल्कुल ही बेकार है, मेरे विचार में गलत है। ठीक है, राजवीर सिंह जी, आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं और हमारी लगातार इसी मुद्दे को लेकर बातचीत हो रही है कि आखिर एक तरफ देखा जाए तो बाकायदा पत्र लिखा जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि आप अपना अहंकारी रवैया छोड़ दीजिए और बातचीत को ले आइए, और जब बातचीत के लिए बाकायदा न्योता दिया जाता है, एक टेबल पर आप आमने सामने होते हैं किसान और सरकार, तो उस दौरान लगातार यहाँ पे पेची फंसते जाते हैं, उन्हीं का समाधान नहीं निकल पाता है। लेकिन अभी जिस तरीके से आपने आंदोलन को धार देने की बात कही है, एक तरफ दुनिया और देश कोरोना से जूझ रहा है और आप यहाँ पर आंदोलन को धार देने की बात कर रहे हैं, उसको तेज करने की बात कर रहे हैं, जायज है क्या आपकी नजर में ये? देखिए, हमारे बात का अर्थ का अनर्थ न निकाला जाए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कॉल की दूरी पर है किसान, हम बात करेंगे। हम लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी को बात करना चाहिए, तो इसमें कहाँ गलत है भाई? जब बातचीत क्या कहीं हो नहीं रही, काम काज सब ठप्पे क्या देश के? बातचीत तो करना चाहिए, किसी समस्या बातचीत करना चाहिए, बातचीत में क्या दिक्कत है? ठीक है, मेरा सवाल ये है कि एक तरफ दुनिया और देश कोरोना से जूझ रही है, देख ही रहे हैं आप स्थिति क्या बनी हुई है, ठीक है, हर शहर से इस तरह के आंकड़े सामने आते हैं कि जिसके चलते लगातार दिल फट उठता है। सवाल यह है कि एक तरफ अगर लोग कोरोना से जूझ रहे हैं, आप आंदोलन को धार देने की बात कर रहे हैं, जायज है क्या इस समय पर ये मांग? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आंदोलन अपने तरीके से धार देने वाले, अभी हम लोग आंदोलन चला रहे हैं, कोरोना की पूरी गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजर है, मास्क का प्रयोग है। सरकार से बार बार कहा जा रहा है कि आप वैक्सीन लगवाने के कैंप लगवा दीजिए, हम लोग वैक्सीन लगवाने को तैयार हैं, सब कुछ करने के तैयार हैं। क्या गांव में किसान नहीं रह रहा? शहर में किसान नहीं रह रहा? कहाँ किसान? दिल्ली में किसान है, दिल्ली में आदमी नहीं रह रहे हैं क्या? मतलब अगर किसान आंदोलन में आदमी रह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपने अपने कैंपों में, जिस तरह से गांव में रहते उस तरह रह रहे हैं, इसमें कोरोना वाली बात कहाँ से आ गई भाई? अगर हटा करके आदमी कहाँ भेज दिएंगे? आपका इंडिया से बाहर थोड़ी चला जाएगा। कॉलोनियों में आदमी रह रहे हैं, शहर में आदमी रह रहे हैं, मार्केट खुल रहे हैं, ट्रैफिक बराबर चल रहा है, ऑफिस बराबर खुल रहे हैं, वहाँ कोरोना नहीं है। केवल किसान आंदोलन से कोरोना की बात नहीं, लोगों से कहा तो जा रहा है, लोगों से कहा जा रहा है ना यहाँ पे राजवीर सिंह जी कि आप अपने घरों में रहिए, इस वक्त जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलिए। लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है और यहाँ पर किसान जो है वो सड़कों पर हैं, तो इस बाबत तो सवाल उठेंगे ना। सड़कों पे घूम नहीं रहे हैं, सड़कों पे अपना 6 महीने से अपने मकान बना करके, अपने कैंप बना करके, अपने टेंट बना करके जिस तरह से गांव में रहते उस तरह रह रहे हैं, पूरे डिस्टेंसिंग के साथ, पूरे नियम के साथ रह रहे हैं। ऐसा नहीं है हम लोग निकल के रोडों पे घूम नहीं रहे, बाजारों में नहीं जा रहे, मार्केट करने नहीं जा रहे हैं, पूरे नियम संयम का पालन कर रहे हैं। हमें पता है कोरोना से, किसान को पता है। किसान ने तो कोरोना काल में एग्रीकल्चर सेक्टर में किसान काम करता रहा, खेतों में काम करता रहा, मंडियों में जाके माल बेच रहा है, वहाँ किसान ठीक कर रहा। अगर उत्पादन करता तो किसान ठीक करता, वहाँ कोरोना नहीं है। मंडी में माल बेचने जाए तो भी ठीक है। अगर आप आंदोलन के लिए बैठ जाता है, अपने आंदोलन स्थल पर रुका हुआ है, पूरे नियम कायदा कानून पालन कर रहा है, तो कोरोना है भाई। ये दो तरह के मानक नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक तरह से एनके शुक्ला जी, कई सत्ता पक्ष के नेताओं का ये भी कहना है कि देखिए इस वक्त कोरोना काल है और ऐसे में आपदा में अवसर ढूंढने का ये काम कर रहे हैं किसान, खासतौर पे जिस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं, एक दबाव की रणनीति बना रहे हैं ताकि किसी तरीके से सरकार के ऊपर इस वक्त दबाव बनाया जाए ताकि उनके दबाव का असर हो और जो कृषि कानून है वो वापस ले लिया जाए। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है?
नहीं, हमारा तो उल्टा सवाल है कि आपदा में अक्सर जब फरवरी और मार्च में कोरोना हमारे देश में आ गया था तो जून महीने में किससे पूछ करके इस सरकार ने ये 3 कृषि कानून लाए किसानों के खिलाफ? ये कॉर्पोरेट से पूछे या किसानों से पूछे? ये जवाब इनसे लीजिए। जब आपने कोरोना काल में वो कानून लाया है, हम कोरोना काल में हैं और कोई डकैत हमको घेर ले और गोली मारने का कोशिश करे तो कोरोना के नाम पर हम भाग जाए कि मुकाबला करें? तो ये हमारी जमीन छीनने के लिए ये जो कानून लाए इस कोरोना काल में, तो हम इसको छोड़ दें? कोरोना में भी लोग मर रहे हैं और ये जमीन छीन लेंगे तभी हम मरेंगे ही। हम मुकाबला के लिए तैयार हैं, पूरा प्रोटोकॉल कोरोना का अपनाते हुए। और जो मिडिल और अपर मिडिल क्लास है जिसके घर में खाना है वो घर में छिपा हुआ है, जो मजदूर है उसको रोटी के लिए निकलना पड़ता है। इस कोरोना काल में ही किसान ने रबी की कटाई की, धान की बुआई की, फिर रबी की कटाई की, फिर धान की बुआई करने जा रहा है। किसान अगर घर में बैठ जाए तो सारा देश मर जाएगा। इस कोरोना में इसमें कोई शक नहीं, पैदावार कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। किसान को सम्मान नहीं इस सरकार में मिल रहा है। आपके दरवाजे पर बैठे हुए हैं और आपको बात करने की फुर्सत नहीं है। बात तो कीजिए, समझौता करने की कोशिश तो कीजिए। ठीक है, और लोग बैठे हुए हैं, आप भेजिए, टीम भेजिए, सारे लोगों को वैक्सीनेट कीजिए, टीका लगवाइए जो वहाँ बैठे हुए हैं दिल्ली बॉर्डर पर, और वहाँ पर आप हेल्थ का टीम रखिए। ये तो आपको फुर्सत नहीं है। गांव में लोग मर रहे हैं, गांव में चले जाएंगे तो क्या कोरोना से बच जाएंगे? कहाँ हेल्थ टीम किस गांव में जा रही है? आज की स्थिति खराब है, सरकार का अपना फेलियर है। न ये किसान को देख रहे हैं, न जनता को देख रहे हैं, ये सिर्फ अडानी अंबानी और कॉर्पोरेट्स को देख रहे हैं। हमारा चार्ज यही है। ठीक है डॉक्टर विजय खेरा, जिस तरीके से यहाँ पर किसान आंदोलन को लेकर किसानों पे आरोप लग रहे हैं कि देखिए एक तरफ कोरोना काल है, दूसरी तरफ जो किसान है वो सड़कों पर बैठे हुए हैं, उसी तरीके से एनके शुक्ला जी का ये भी कहना है कि जब 2020 में बाकायदा कोरोना आया तो उस दौरान परिस्थितियों को देखा गया और बाकायदा बिल पास गया बिना किसानों से बात किए हुए, बिना किसानों की राय लिए हुए। तो यहाँ पर भी तो मौके का फायदा उठाया गया है। बिल पर अच्छी तरह से और पूरी तरह से बहस हुई पार्लियामेंट में, बिल बन गया। उसके बाद ये तक कहा गया कि आपके जैसे तसल्ली होती है एमएसपी पर हम तैयार। इनकी जिद है कि एक ही मंडी में बेचे किसान। अगर मंडी का क्वार्टर जिस तहसील पर है उसका आखिरी गांव अगर बॉर्डर पर है दूसरे प्रदेश के 70, 60, 50 किलोमीटर, तो वो बॉर्डर करके 3 किलोमीटर पर नहीं बेच सकता है। लेकिन यहाँ के 48 किलोमीटर गरीब किसान ट्रैक्टर का किराया लेके दूसरे से हाथ जोड़ के ट्रैक्टर ले पैसा दे और मंडी में 2 दिन उसका अनाज पड़े और फिर तीसरे दिन जाए। यानी ये ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह गरीब किसानों को लूट लिया जाए, उन्हें सताया जाए। क्या तकलीफ है आपको अगर वो अपनी मर्जी बेचता है तो? नहीं मानेंगे ये। जिसकी एक सीमा होती है। आपसे अभी कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, आप कमेटी में शामिल नहीं होंगे। आपने कहा जगह बदल दो, नहीं हम तो जनता को तो रोड रोकेंगे। आपको मैदान दिया, आप नहीं मानेंगे, हमको बस रोकेंगे सड़क पर। आपसे कहा कि बच्चों को ले जाओ और ले जाओ, नहीं मैं तो सीन क्रिएट करना है, हमको बच्चों को सबसे पहले आप बिठाएंगे, हम तो टावर तोड़ेंगे, 1500 टावर तोड़ के रखिए पंजाब के अंदर। एक सीमा है किसी जिद की। आप कहते कानून वापिस लो, जो पार्लियामेंट में पास किया है हिंदुस्तान के 500 लोगों ने उनके जो कानून बनाया है उसको आप वापस लेने की जिद कर रहे हो। हम लोग के किसानों से चुने हुए लोकसभा के सदस्य नहीं आते हैं, किसान वोट नहीं देते, क्या उनका दर्द हमको नहीं है? तो सरकार बनी किसानों की दम पे बनी है और फिर उनकी दम पे बनेगी। प्रोफेसर अमन अग्रवाल, यहाँ पर यह भी कहा गया था कि बाकायदा जो डीएपी यानी कि उर्वरक है उसमें सब्सिडी में इजाफा किया गया सरकार की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ से कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि जो 50 किलो की बोरी होती है डीएपी की उस पर 700 रुपए और दूसरे जो उर्वरक के संसाधन है उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। ऐसे में कांग्रेस का कहना यह है कि किसानों को गुलाम बनाने की ये साजिश है सत्ता पक्ष की, क्योंकि इस हिसाब से कई करोड़ों का बोझ, सालाना बोझ किसानों पर बढ़ने वाला है। इसे आप किस तरीके से देखते हैं कांग्रेस के इन आरोपों को? देखिए जी, मेरे विचार में अगर पॉलिटिक्स को ना देखा जाए तो सरकार कोशिश कर रही है कि किस तरीके से जो है एक किसान को, एक छोटे किसान, बड़े किसान की यहाँ बात नहीं कर रही है, जो छोटा किसान है, मध्यम वर्ग किसान है, उसको किस तरीके से राहत पहुंचा सके। और किसान हिंदुस्तान में जो है कोई किसी भी खैरात पे नहीं गिना चाहता है, डोनेशंस पे
या ऐसे फ्री में पैसा बांट के नहीं देना चाहता है। किसान ने दिखाया है कि वो अपने पैरों पे खड़ा होकर काम करना चाहता है। और काफी सारे जो एक्सपेरिमेंट देखे गए पिछले 30-40 सालों में हुए, चाहे वो हरियाणा और कुछ विदेश देशों में हुआ, पंजाब के विदेश देशों में हुआ, साउथ में भी कुछ स्टेट्स हैं उनमें भी देखा गया, जो ज्वाइंट वेंचर करके किए गए। वहां के किसान खुश भी हैं, उनके पैदावार भी अच्छी हो रही है, हिंदुस्तान में भी दे रहे हैं, बाहर भी दे रहे हैं। तो इसको देखते हुए अगर उनको किस तरीके से सक्षम बनाया जाए, ये इस एक्ट के थ्रू भी और सरकार के माध्यम के थ्रू देखा जा रहा है कि किया जाए। ये देखिए कि अगर हम ऐसे देखें तो जो लोन दिए जाते हैं, जो एनपीएस हो रहे हैं काफी हद तक, जिसमें से करीबन 6-6.5 लाख करोड़ का एनपीए सालाना हो रहा था जब कांग्रेस सरकार थी, वो वेव कर रही थी। करीबन 17 लाख करोड़ पिछले 2015 तक 17 लाख करोड़ वेव किया गया 12-13 सालों के अंदर। उसके अंदर से करीबन जो है 3-3.5 लाख जो है जो फार्म को लोन्स दिए जाते थे वो वेव किए जाते थे, जो अलग अलग प्रांतों में सेंटर की तरफ से भी और स्टेट की तरफ से भी जोड़ के अगर देखा जाए तो। और वो उसके बावजूद भी जो है किसान भाई हमारे मृत्यु कर रहे थे, सुसाइड कर रहे थे, उनको पैदावार का पैसा नहीं मिल रहा था। बड़े बड़े माध्यम देखे गए कि जिससे जब ये चीजें नहीं हुई तो सरकार ने कोशिश किया कि किस तरीके से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो या पेंशन स्कीम्स हो या फिर ये नया जो कानून लगाने की कोशिश करें इससे लगाया जाए, ताकि एक छोटा जो किसान है बड़े किसानों के चंगुल से, या एक जो मंडियां बनी हुई है जिन्होंने जकड़ा हुआ है, उनको फंसा रखा है कि वो खिल नहीं सकते उसके बिना, उनसे निकाल सके। बिकॉज जब नए बच्चे पैदा हो रहे हैं जो बाहर छोटे छोटे शहरों में से बड़े शहरों में पढ़ के आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि अपने व्यवसाय को बढ़ाएं, चाहे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग से हो, चाहे इनऑर्गेनिक से हो, चाहे वो उसको फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा के हो। तो इस तरीके देखेंगे कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट में भी अवधान किया है पिछले 4-5 सालों में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी किया है, इंडियन इन्वेस्टमेंट को भी किया है, एक निर्धारित रेट पे नाबार्ड के थ्रू लोन्स भी दिए जाते हैं। तो अलग अलग तरीके से कोशिश की जा रही है किस तरीके से हम किसान को एक जो वाजुआना हक है वो दिया जा सके और किसान की बढ़ोतरी की जा सके। अब विपक्ष कैसे देखता है या कोई सरकार कैसे देखती है, हर एक को देखने के दो पहलू होते हैं, जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो वो देखना भी जरूरी है। पर ये कहना कि सारा ही गलत है मेरे विचार में ठीक नहीं। ठीक है राजवीर सिंह जी, यहाँ पर किसानों पर ये भी आरोप लग रहे हैं, बाकायदा अगर देखा जाए तो कई लोगों का जनमानस का भी मानना है, क्योंकि जिसका सपोर्ट बहुत जरूरी होता है किसी भी आंदोलन के लिए, तो कई लोगों की तरफ से ये भी आरोप लग रहे हैं लगातार। खैर वहां तक लगता है मेरी आवाज पहुंच नहीं पा रही है राजवीर सिंह तक। एनके शुक्ला जी, आम लोग जिनका समर्थन जरूरी होता है किसी भी आंदोलन के लिए, वहां से भी आवाजें आ रही हैं कि देखिए जहां पे आंदोलन हो रहा है किसानों का, वहां पर भी कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं कि जब आंदोलन से किसान अपने गांव जाते हैं या गांव से यहां आते हैं तो उस दौरान भी संक्रमण फैल रहा है। इन आरोपों को लेकर कोई सफाई दीजिएगा क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वहाँ सारी जो प्रोटोकॉल है उसको अपनाया जा रहा है, वो नहीं है समस्या। आज वहाँ किसान है, बाकी देश में कहाँ किसान जा रहे हैं और आ रहे हैं। गांव गांव में, हम तो बिहार में बैठे हैं, गांव गांव में यहाँ कोरोना फैल रहा है, कोई इंतजाम नहीं है। आज आप देखिए बहुत लोग हमारे सम्मानित बुद्धिजीवी हैं, वो निजीकरण और प्राइवेटाइजेशन का बहुत सपोर्ट करते हैं। आज देखिए कोरोना काल में जो सरकारी अस्पताल है और प्राइवेट अस्पताल है, अगर किसी को कोई सुविधा मिल पा रही है वो दौड़ रहे हैं सरकारी अस्पताल में, और जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो लूट रहे हैं। इसी ढंग से किसानों को ये प्राइवेट पूंजीपतियों के हाथ फंसाना चाहते हैं। बुद्धिजीवियों को मालूम है कि सिर्फ 10% किसानों का ही अभी तक जो है एमएसपी पर खरीद होता रहा है। 90% किसानों को आज भी नहीं मिलता। कांग्रेस के राज में भी नहीं मिला, आज भी नहीं मिला। हम लोग मांग ये कर रहे हैं कि 100% तमाम किसानों को एमएसपी पर खरीद की कानूनी गारंटी हो। ये लोग कहते हैं सरकार के वादे पर विश्वास कीजिए, तो वादा तो 15 लाख का भी था, क्या हुआ? वादे पर विश्वास नहीं। कानून बनाइए, कानून बन जाएगा तो भाजपा की राज रहे या कांग्रेस की राज रहे, जिसका भी राज रहेगा हम एमएसपी लेंगे। इसलिए हमको कानून चाहिए। और तीसरी बात जो हम लोगों को समझाते हैं कि ये सुविधा मिल जाएगी किसानों को, उनको जानते होंगे, जानकर अनजान बनते हैं। अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, इसको देख लें, इसी ढंग से पूंजीपतियों ने शुरू किया और गांव का गांव चला गया कॉर्पोरेट्स के हाथ में। गांव है, जाके विजिट कीजिए, मैं तो इंग्लैंड में 2 महीना विजिट किया हूँ। गांव है लेकिन किसान नहीं है। किसानों को मजबूर कर दिया गया जमीन छोड़ने के लिए। पूंजी बाद में डंडा से नहीं मारा जाता है, पैसे से मारा जाता है। पैसे से मारकर उनकी जमीन कॉर्पोरेट के हाथ में जाएगा और सारे किसान
जो आज जमीन के मालिक हैं वो कल मजदूर बनेंगे। यही टारगेट है, यही आपदा में अवसर है, उसका सार तत्व यही है आपदा में अवसर। इसलिए हम लोग विरोध करते हैं, कोरोना से मरे या हम लड़ के मरे, मरना तो है इधर या उधर, इसलिए हमें यही मरेंगे सरकार से लड़ते हुए। ठीक है डॉक्टर विजय खेरा जी, यहाँ पर अगर आपने पूरी बात सुनी है एनके शुक्ला जी, तो वो मतलब पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है सरकार से और किसान भी संतुष्ट नहीं, जिसका नतीजा बाकायदा बॉर्डर पर देखने को भी मिल रहा है। लेकिन क्या अब स्टैंड क्या रहने वाला है? देखिए कोरोना काल को लेकर क्या परिस्थितियां बनी हुई है, किस तरह से जनता संघर्ष कर रही है, सरकार शासन प्रशासन सब संघर्ष करने में जुटे हुए हैं ताकि किसी तरीके से कोरोना पर नियंत्रण पाया जा सके। लेकिन इसी बीच अगर आंदोलन को धार मिलती है, किसान और ज्यादा संख्या में सड़कों पर उतरते हैं, तो स्थिति और भी ज्यादा विकट हो सकती है, परेशान करने वाली हो सकती है। तो ऐसे में वो परिस्थिति ना खड़ी हो, वो तस्वीर ना सामने आए, तो ये जो जिम्मेदारी है सरकार की भी बनती है, बातचीत का दौर शुरू कीजिए और उसके साथ ही अगर कानून बनाने की बात की जा रही है तो उस पर भी गौर किया जाए, या वही पुराना स्टैंड अपनाने वाले हैं? इनका मन बातचीत से भरता है तो कोई भी बैठ जाएगा बात करने। लीजिए आप अपना मन, अगर यही तक सीमित है, लेकिन अगर ये सोल्यूशन चाहते हैं तो बात और है। हम तो सोल्यूशन चाहते हैं, आप सोल्यूशन नहीं चाहते, आप बात चाहते हैं क्या? आप बात सोल्यूशन की कीजिएगा। अगर आप बात यहाँ से शुरू करते कृषि कानून वापस लो तो बातचीत कैसे होगी? अगर आप ये जिद पकड़े हुए हैं कि हम तो वही आंदोलन करेंगे, हम तो वही रास्ता रोकेंगे, तो बात कैसे बनेगी? आप अगर ये सोच के बैठे हैं नहीं हम तो और टावर तोड़ेंगे, चाहे लोग मरे चाहे जिए, नहीं साहब हम तो ऐसा प्रदर्शन करेंगे कि हम शहर में दूध और सब्जियां नहीं आने देंगे, तो ये जिद तो नहीं होती ना। बातचीत के लिए सरकार का दिल खुला हुआ है, हाथ खुली हुई है, आंखें खुली है, अपनी ये बातचीत को कम बना है। लेकिन बातचीत का पहली शर्त ये रखते हैं कि किसान कानून वापिस लो, तो बातचीत किस चीज की होना है? आप समझते हैं किसान कानून हित में है, अगर आप समझते हैं तो हमारे 500 चुने हुए लोग समझते हैं कि नहीं है, इसका फैसला कैसे हो? सुप्रीम कोर्ट की कमेटी आप मान लेते तो भी अच्छी बात थी, आप आदमी नुमाइंदा भी उसमें था, वो भी आपने मानी नहीं। तो जिद है ये, आपको स्वार्थ की जिद है और आपको किसानों के भलाई से कुछ लेना देना नहीं है। उन गरीब किसानों के लिए आज भी हार्वेस्टर पंजाब से आता है, बुंदेलखंड में, मध्य प्रदेश में जाता है, उनके पास हार्वेस्टर नहीं है बेचारों के पास, वहाँ मझोले किसानों पे भी नहीं है, तो यहाँ से आते हैं। कईयों को तो अभी भी आज भी ट्रैक्टर नहीं है, किराए का ट्रैक्टर लेके धोते हैं माल, और यही 70 साल से स्थिति है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं होने देगी, नहीं रहने देगी कि जो 65 साल से चला जा रहा है। ये लूट खसोट का काम, साहूकारों से बेचारे कर्जा लेते हैं फसल पर, और फिर फसल नहीं होती है तो उनकी जमीनें चली जाती है। 10-10, 8-8 एकड़ से किसान आधा एकड़ का बचा है धीरे धीरे। ये क्यों हो? अगर उसी खेत में 1 एकड़ खेत में अगर आप 10 गुने से ज्यादा पैदा करते हैं और उसमें नई टेक्निक से 30 गुना पैदा हो सकता है, तो आपका तो 10 का 15 गुना मिल ही रहा है, और 10 गुना और दूसरे को मिल रहा है। एक्सपोर्ट भी करेंगे हम। आज भी जो फसल होती है आज भी एक्सपोर्ट के लायक नहीं होती है, दूसरे देश उसको लेने को तैयार नहीं। हमारे पास इतनी चीनी सरप्लस पड़ी हुई है, पाकिस्तान की बिक रही, हिंदुस्तान की नहीं बिक रही। हम 28 रुपए किलो में ले रहे हैं और हमारी कोई लेता नहीं है। ठीक है, 25 रुपए में लेने को तैयार नहीं है। ठीक है डॉक्टर विजय खेरा, साधन, ठीक है, उपकरण, ठीक है, अच्छी उपज ला सकते हैं, नहीं तो क्या तकलीफ है? ठीक है डॉक्टर विजय खेरा, सुरक्षित है। डॉक्टर विजय खेरा, अगर ये कृषि कानून इतना खूबसूरत सपना है किसानों के लिए, इतना फायदेमंद है किसानों के लिए, तो फिर किसान इसको समझ क्यों नहीं पा रहे? और दूसरी बात यह है कि अगर इतना ही फायदेमंद है तो आपने पंचायत चुनाव में नतीजा देख ही लिया है, जो किसानों ने वोट किया है बीजेपी समर्थित प्रधानों को या फिर जो कैंडिडेट रहे हैं, उसका क्या नतीजा आया वो आपके सामने है, तस्वीर बिल्कुल सामने है। तो आपको नहीं लगता कि किसानों के बीच जाकर ये बात समझाने की भी जरूरत है? वरना नतीजा विधानसभा चुनाव में भी बुरा हो सकता है, जिस तरह से पंचायत चुनाव में यहाँ पे कड़ी टक्कर दी है सपा ने। हमको विधानसभा चुनाव की चिंता नहीं है, हमें किसान की चिंता है। आज फिर नोट कर लीजिएगा, हारे या जीते, सत्ता रहे या ना रहे, लेकिन जब तक हमें गरीब किसान की भलाई देखेंगे, हम बिचौलियों के नहीं, तो जिनकी भलाई के लिए आप एक कानून लाए हैं वही नहीं समझ पा रहे हैं ना, वही तो समस्या है कि वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। जी 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 प्रियंका जी, आप ठीक कह रही हैं। अभी ऐसा वैक्सीन के बारे में भी बड़ी भारी पार्टी के पुराने अध्यक्ष ने ये बोला था वैक्सीन बेकार है, ये फायदा नहीं करेगी। हम जानते थे करेगी, हमने लगाई और करिया। यही मैं किसानों के लिए भी कह रहा हूँ कि लाख बोले, जब ये सामने आएगा किसानों को, किसान समझे। आज परगना लीजिए आप, हमारा भी समय आएगा, बस कोरोना से निपट नहीं लीजिए, हम भी किसानों के घर घर जाएंगे, हम समझाएंगे उनको जो किसको फायदा है। आपके साथ 10 लोग नहीं खड़े होंगे और आज भी नहीं खड़े हैं, आज भी किसान नहीं खड़ा है। आप बुला के दिखा दीजिए मध्य प्रदेश का किसान, बुंदेलखंड का बुला के दिखा दीजिए। एक जो रईस किसान है, आज देखिए साहब, जमीन
मेरठ और पश्चिमी में और पंजाब में जो जमीन यहाँ पर बिकती है 50 1 एकड़ 2 एकड़, वो बुंदेलखंड में और मध्य प्रदेश में बिकती है 20 लाख की, 5 लाख की। फिर आप उन गरीबों के बारे में सोचिए ना, कभी खुद अपना क्यों सोच रहे हैं? ठीक है राजवीर, नहीं सोच रहे। ठीक है राजवीर सिंह जी, करने को तैयार है, लेकिन आप एक और मेरी आपसे विनती है कि अभी नहीं ये कानून लग रहा है, कोरोना से निपट लीजिए, तो उनका भला सोचिए आप भी और हम भी। हम आपसे वादा करते हैं, फिर 6 महीने बाद आप बैठ लीजिएगा, पूरी बात करिए अच्छी तरह से डिस्कस करके। अगर लगती है आपको सूट तो नहीं तो आंदोलन करिए, आंदोलन तो आपका अधिकार है। कौन लोग? देखिए, जो हमारा हिंदुस्तान है उसके बीच में बहुत ज्यादा डिवाइड है रूरल और अर्बन के अंदर, और हमें देखा जाए कि चाहे वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो चाहे और चीजें, दोनों में बड़ा अंतराले आता है। जब हम अर्बन सिटीज देखते हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चाहे वो बिहार का पटना हो या फिर हैदराबाद हो, उनमें, और जो छोटे प्रांत के शहर हैं, टायर 2 सिटीज या टायर 3 सिटीज कहते हैं या गांव कहते हैं, और उसके मद्देनजर रखते हुए जो हम आज के हालात देख रहे हैं उसमें काफी जो इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि लेबर माइग्रेशन पहले भी हुआ, अब दोबारा हो रहा है, और जो नया कोरोना का ट्रेंड आया है उसकी वजह से काफी दिक्कतें आ रही हैं लोगों को, और वो चीज मद्देनजर रखते हुए किसानों को भी और बाकी लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। जबकि सरकार ने और किसानों ने बड़ी मेहनत करी है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ है। आप और मैं जो सब्जी खाते हैं वो भी शहरों में आ रही है, चाहे वो बड़ी चेन्स के थ्रू आ रही हो, चाहे वो छोटे सब्जी बेचने वालों के थ्रू आ रही हो, पर वो आ रही है और वो मेहनत कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो ये चीज बड़ी सराहनीय है किसानों की, और इस चीज को मेंटेन करना सरकार को देखना जरूरी है। पर ये देखना भी जरूरी है कि आज की रिक्वायरमेंट क्या है, और सरकार इसी वजह से हेल्थ केयर के ऊपर जो रिक्वायरमेंट है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो मेडिकेशन हो, वैक्सीन हो, चाहे वो ब्लैक वायरस हो या व्हाइट वाला हो, कोई भी फंगस हो, उसकी मेडिकेशंस लाना इस समय जरूरी है। किसानों की चीज अगर 1-1.5 महीना रुक भी सकती है, उसके ऊपर बातचीत 1 महीना 1.5 महीना डिले भी हो जाएगी, तो उससे किसी को भी त्राही नहीं होगी। बट एक बार अगर जान चली जाए, जैसे प्रधानमंत्री ने कल भी कहा एड्रेस करते हुए, कि अगर एक बार जान चली गई तो फिर चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो आप हैं या मैं हूँ, सभी की जानें एक बराबर जैसी हैं, और सब हम लोग अपने तरीके से योगदान देने की कोशिश करते हैं। और योगदान तभी दे सकते हैं जब हमारे पास अपनी जान है, ठीक है, सक्षम है। पिछले 3 हफ्तों में लॉकडाउन के द्वारा, चाहे पार्शियल लॉकडाउन ही किया, सरकार ने कोशिश की, और रेट हमने देख रहे हैं, चाहे दिल्ली हो चाहे और प्रधान हो, रेट सब जगह जहां लॉकडाउन इंट्रोड्यूस किया गया था फॉल होता जा रहा है, नियंत्रण आता जा रहा है। किसाई भी कर रही है, सरकार को भी दिखाई दे रहा है। जैसे 10-10 हजार वेंटिलेटर पिछले साल के खरीदे हुए थे, और वो अभी तक डिस्पर्स नहीं किए, यूज नहीं करे जा रहे थे। अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग स्टेट्स में देखा गया, राज्य सरकार, तो उनको भी यूज करके किया जा रहा है। इस तरीके से बड़ी सारी स्कीम्स हैं। एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जो मैं बहुत समय से 2 साल हो गए, 12 साल से कहता आ रहा हूँ, एक किसान जो होता है वो पैदावार कर सकता है, वो मार्केट नहीं कर सकता है। किसान एक पैदावार अच्छी करके दे सकता है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारे किसान को आ रही है वो है कि मैं अपनी मार्केट कहाँ ढूंढूं। अगर हम किसी तरीके से जो मंडियां हैं वो किसानों तक पहुंचा सके, अब मोबाइल है सबके पास, वो अपना उसमें पैदावार की मैसेज भेजा, इनाम्स भी क्रिएट कर दिए प्रधानमंत्री जी ने कुछ साल पहले। अगर उस मंडियों तक मैसेज भेजा जाए कि मेरा पैदावार हो गया है, और किसी तरीके से वो मंडियां उस पैदावार को उठा सके, किसान को भी दाम अच्छा मिलेगा, और एक जो काला बाजारी और बीच में जो मिडिल मैन की प्रॉब्लम है वो भी काफी हद तक खत्म होगी, और मार्केट में भी इन्फ्लेशन जो होता है, ज्यादा रेट कम ठीक होंगे, वो ठीक आ सकेंगे। ठीक है। पर ये देखना, जब हम एक बड़ी कंपनी है 5-5 रुपए की चीज, 2-2 रुपए की चीज अलग अलग क्षेत्रों में पूरे हिंदुस्तान में से उठा के एक जगह से दूसरी जगह दे सकती है, तो हम ये किसान के लिए क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल। जब हमने पोस्ट ऑफिस बैंकिंग 10 साल पहले सजेस्ट की वित्त भारती सरकार ने, वो भी सरकार ने लागू, हम ये किसान के लिए क्यों नहीं करें कि किसान को ये पावर दें कि वो अपना पैदावार अलग अलग मंडियों को मोबाइल में कनेक्ट करके भेज सके, और जो मंडी उसके आसपास है, जो लेना चाहे उस पैदावार को उठाए, और उसमें पारदर्शिता भी बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, और किसान का जो हम जो कहते हैं कि डिग्निटी बढ़ाने की बात करते हैं, किसान को एक वजूद देने की बात करते हैं, वो भी उसको देखने को मिलेगा। क्योंकि उसमें जो किसी तरह की कालाबाजारी या जो नाकारी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज ये किसान के साथ ये भी आ रही है कि मंडी में लेके जाता है, वो
अगर वो मंडी वाले के रेट के हिसाब से नहीं बेचता है, वहां पे जो साहूकार बैठे उनके रेट के हिसाब से नहीं बेचता है, तो उसके सामान लेने के लिए मना कर देते हैं, चाहे हाँ, एक लॉबिंग भी होती है बाकायदा, बिल्कुल। तो उस वजह से लॉबिंग की जो प्रॉब्लम है वो ये जो एक्ट है, ये जो मैकेनिज्म्स हैं, ये खत्म करते हैं और उसकी वजह से किसान को बहुत हार के जाना पड़ता है अल्टीमेटली। और यहीं पे जो बड़े बड़े किसान हैं और जो बड़े साहूकार हैं वो तो फायदा उठा लेते हैं, पर जो एक नहीं, आम लेकिन डॉक्टर नहीं, ठीक है वो प्रोफेसर अमन अग्रवाल, लेकिन ये समस्या तो तब भी बनती है ना कि मान लीजिए ठीक है कृषि कानून को लेकर बाकायदा अगर कहा जाए कि उसके कुछ पॉइंट्स बिल्कुल सही है और इस हिसाब से अगर वो लागू भी हो जाता है तो ये लॉबिंग की समस्या क्या तब नहीं रहेगी? एक किसान, अगर आप एक छोटे किसान को देखिए, क्या उसकी इतनी इनकम होती है कि वो कुछ दिनों के लिए अपने पूरे अनाज को स्टोर रखे, बाकायदा यहाँ पर जो वाहन होता है उसके अरेंजमेंट करे, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाए, फिर उसके बाद वहां पे भी उसको स्टोर रखे, फिर उसके बाद उसे मंडी में लेकर जाए, बिकता है नहीं बिकता है, क्योंकि वहां पर भी लॉबिंग को लेकर समस्या आने वाली है, वो भी चुनौती रहने वाली है, उसके बाद फिर उसको स्टोर करके रखना है, फिर वापस आना है। आपको लगता है ये इतना आसान है एक उस किसान के लिए जो रोज कुआं खोदता है, रोज पानी पी रहा है? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, ये जो माध्यम आपने बताया बिल्कुल ठीक है। पर जब किसान को पता है कि मेरी इतनी पैदावार होने वाली, देखिए किसान आज से किसानी तो नहीं कर रहा है, 10, 15, 20, 40, 50 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी करता आ रहा है। उसको पता है कि मेरी जो पैदावार है उसमें कितनी पैदावार होने जा रही है। इसे आज से 4,000 साल पहले भी हिंदुस्तान में किया जाता था कि जब सामान नदी के माध्यम से भेजा जाता था एक दूसरी जगह, तो ट्रेडिंग की जाती थी, जिसे हम आजकल फॉरवर्ड ट्रेडिंग कहते हैं। भैया मेरा इतना माल आ रहा है और इतने का बताओ क्या दाम दोगे। तो जब वो चीज हो सकती है तो आज भी किसान को पता है कि मेरा इतना पैदावार हो रहा है, वो अपना ये मंडी को मैसेज भेज सकता है कि भैया मेरा हफ्ते में, 10 दिन में, 1 महीने में इतना सामान तैयार हो जाएगा। अब आप में से कौन इंटरेस्टेड है बताएं मेरे को, जो एमएसपी है या उससे ज्यादा रेट देते हैं आप बताइए, चाहे वो प्राइवेट साहूकार हो, चाहे वो सरकारी मंडी हो, चाहे वो प्राइवेट मंडी हो, कोई भी मंडी हो जो देने को तैयार हो, जो उठाने को तैयार हो, जहां पे किसान को लगे मेरे को फायदा हो रहा है तो उस फायदे को ले और वो अपना काम चलाए आगे। ठीक है, वो एक उस टाइप का मैकेनिज्म क्यों नहीं अलाउ करना चाहते हम एक किसान के लिए? ठीक है। एनके शुक्ला जी, यहाँ पे आपने पूरी बात सुनी है, अमन अग्रवाल जी की सहमत हैं आप। और दूसरी बातचीत के लिए लगातार कोशिश की जाती है, हमने देखा भी है जनवरी तक किस तरीके से कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी बाकायदा कहा कि देखिए कमेटी बनाइए, लेकिन उस पर भी ऐतराज है। और उसके बाद इन परिस्थितियों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहत पैकेज की बात कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इन दूरियों को पाटने की एक कोशिश है ये? नहीं, मेरा 2 सवाल है। सभी लोग जानते हैं, देश के लोग भी और जो बैठे हैं आओ भी, कि खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम एक फोन कॉल पर हैं, जब भी आप फोन करें हम वार्ता के लिए तैयार हैं। क्या ये बात गलत है? तो फोन के बदले तो हमने चिट्ठी लिख दी कि हम बैठने के लिए, बातचीत करने के लिए आपसे तैयार हैं। आपकी चिट्ठी का इंतजार नहीं किया, हमने चिट्ठी लिखी कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। जवाब क्या आया? आज ही जवाब दे दिया मंत्री ने कि वार्ता तभी होगी जब आप ये तीनों कानून को वापिस करने की, रद्द करने की बात मत कीजिए। भाई हमारी मांग तो यही है, वार्ता होगी उसके बाद ना आप बोलेंगे क्या करना है नहीं करना है। आप पहले शर्त लगाते हैं कि आप बोल दीजिए कि 3 कानून को मान रहे हैं तभी वार्ता होगी। तो फिर वार्ता का क्या मतलब? तो जो प्रधानमंत्री ने कहा कि हम एक फोन कॉल पर हैं, क्या वह भी जुमला था? 15 लाख की तरह वो जुमला तो नहीं था। सारा देश ने सुना, सारी दुनिया ने सुनी, सारे किसानों ने सुना। एक और दूसरी बात, जो लोग कह रहे हैं नई मंडी का, अरे 50 बरस से जो मंडी चल रहा है उसमें जो कमी है उसको मजबूत करने की बात है। 10% किसानों का एमएसपी पर खरीद होता है देश में, हम 100% की बात करते हैं। जहां मंडी कमजोर है उसको मजबूत करने की, और आप कानून लाके पूरे मंडियों को तोड़कर और कॉर्पोरेट के हाथ में सारी मंडियों को और सारे किसानों को सौंपना चाहते हैं। जैसे रेल बेच रहे हैं, जैसे हवाई जहाज बेच रहे हैं, जैसे ओएनजीसी बेच दिया, वैसे ही अब हमारा जो जमीन है, जो एसेट है, उस पर नजर है कॉर्पोरेट्स की, और आप उसके लिए फैसिलिटेटर बन रहे हैं, उसको आप आपदा में अवसर दे रहे हैं। सीधी बात है कि हमारी जमीन कॉर्पोरेट्स के हाथ सौंपने की नहीं। तो आपसे हम पूछते हैं, स्टॉक लिमिट खत्म करने का ये क्या जरूरत था? चारों तरफ ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, जो लोग, आप लोग बाजार से खरीदते होंगे सामान, हर चीज का कीमत बढ़ रहा है क्योंकि सरकार ने स्टॉक लिमिट खत्म कर दी। व्यापारी, पूंजीपति जितना भी स्टॉक करना चाहें वो करे। वो क्या किसान के हित में है? ये जो स्पष्ट है, उस कानून को भी इसी कृषि कानून के साथ
ये लाए हैं, ठीक ये है। स्टॉक खत्म कर दिया। ठीक है, डॉक्टर और विजय किसानों खेरा को जी। कहते- तो ठीक। ये जो सारी चीजें हैं ये बिल्कुल किसान विरोधी कॉर्पोरेट पक्षी है। फिर भी हम बात करने के लिए तैयार है। हमने पहल की है, हमने चिट्ठी लिखी है। ठीक है, ख्याल रखिए अपना देखिए, एनके शुक्ला जी, आपको खांसी भी आ रही है शायद, ख्याल रखिए अपना। और डॉक्टर विजय खेरा जी जल्दी से जवाब दीजिए एनके शुक्ला जी की बात का। ये बात करने को तैयार नहीं है कि अपना चेहरा बचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इन बुरी हालातों में जबरदस्ती आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे थे। अब इनकी समझ में आ रहा है और ये भी समझ में आ रहा है किसान इनके साथ नहीं है। बात करने वाला आदमी इस तरह से जिद नहीं करता जो शुरू से कर रहे हैं। हम फिर कह रहे हैं, कृषि मंत्री को याद करो, हाथ जोड़ जोड़ के आपको समझा रहे थे, आपकी हर बात मानने को तैयार है, 10 क्लॉज बदलने को तैयार है, जैसे तसल्ली हो तब तैयार है। याद करिए, आप कृषि मंत्री आपके हाथ जोड़ जोड़ के बैठे बार बार आए और सॉफ्ट आपने कुछ भी बोला वो नहीं बोले, लेकिन आपकी एक जिद है कि तीनों बिल वापिस ले लीजिए। मतलब आप सही है, मैंने आप 100% सही है, तीनों बिल वापिस ले लें, यही चाहते हैं ना। ठीक है। आप ये नहीं चाहते खामियां अगर नजर आ रही है, हम दूर करने को तैयार हैं, हम कल बात करने को तैयार हैं। आप हाथ साफ करके आइए, इनको उनके अंदर मैले निकाल के आइए, दिल साफ करके आइए, कल फैसला हो जाएगा। बिल्कुल। लोगों की जो आप एमएसपी पे जिस तरह तैयार होते हैं, तैयार होगी सरकार। ठीक है, आप सत्ता जिस पक्ष तरह बात से करने के लिए तैयार बिल्कुल होते हैं- तैयार है। ठीक है, सत्ता पक्ष बात करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से एक फोन की दूरी पर है, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर विजय खेरा, राइट? हमने तो चिट्ठी लिख दी। ठीक है। कौन की दूरी ठीक है, छोड़िए, एक आखिरी टिप्पणी। ठीक है, प्रोफेसर अमन अग्रवाल, एक आखिरी टिप्पणी जल्दी से, बहुत कम समय मेरे पास। ठीक है, एक पहली मिनट, बात रुक तो जाइए ये रुक कि जाइए गलत रुक जाइए धारणा- शुक्ला जी, ठीक है, जल्दी। ये बड़ी अमन जी। गलत धारणा है कि पुरानी मंडियां खत्म की जा रही हैं। हम्म। उन्हीं मंडियों को जोड़ के, उन्हीं मंडियों को इस्तेमाल करके काम किया जा रहा है। कहीं पे भी किसान की जमीन को हथियाने की कहीं भी किसी भी लॉ में बात नहीं की गई है। और कार्टेल्स जो होते हैं और जो बड़े बड़े व्यापारी अभी भी ऑक्सीजन के केस में पकड़े जा रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। कुछ मंत्रियों के नाम आए अलग अलग, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। तो ये कहना कि किसान जो है उनका मिलकर काम करना है। जो एक चीज और कहना चाहूंगा ये है कि युवा जो लोग पढ़ रहे हैं कि एग्रीकल्चर, उनको 1 साल, जैसे मेडिसिन में होता है, उनको कम से कम 1 साल या बीच में अपनी ट्रेनिंग करने के लिए किसानों के पास भेजा जाना चाहिए, ताकि उनको प्रैक्टिकल सिचुएशन भी पता चले और किसान का भी बढ़ोतरी मिले, उसे पता चले कि नई पढ़ाई में क्या आ रहा है, विदेश में या अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्या हो रहा है, ताकि वो उस चीज को लागू कर सके। चलिए ठीक है, बहुत बहुत किसान शुक्रिया। घर पे बैठे बैठे अपनी पैदावार अमेरिका में बेच सकता है, उसके लिए किसी भी उसको मंडी टेक्नोलॉजी की जरूरत है, ऐसे माध्यम मार्केट में है। बिल्कुल टेक्नोलॉजी की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी, राजवीर जी और अमन अग्रवाल जी, साथ ही एनके शुक्ला जी, आप चारों का जुड़ने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो जरूरत है कि कहीं ना कहीं बातचीत का एक दौर शुरू हो और इस समस्या का समाधान निकले। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए पेन के साथ।